चुड़ैल के गोलगप्पे और बच्चे। शाम के बाजार में एक मोहना अलग ही गोलगप्पे का ठेला लगाकर अलग अलग प्रकार के गोलगप्पे बेच रही थी। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, हरी चटनी, लाल चटनी और चॉकलेट वाले, कैंडी वाले गोलगप्पे ले लो। बच्चों के लिए स्पेशल चॉकलेट कैंडी के गोलगप्पे। मोहना के गोलगप्पे के बारे में सुनकर कुछ लोग मुंह बनाकर जा रहे थे तो कुछ बच्चे चॉकलेट के नाम से उन गोलगप्पा को खाने की जिद करते हैं। तभी दिया की माँ ममता कहती है, अरे दिया, पता नहीं वो कैसे गोलगप्पे होंगे, मुझे तो चटपटे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। माँ मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वो आंटी ना चॉकलेट और कैंडी वाले गोलगप्पे बेच रही हैं, मुझे खिलाओ ना। पर बेटा, माँ प्लीज मुझे खिला दो ना, वो कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया है चॉकलेट वाले गोलगप्पे। अच्छा ठीक है, चलो खिलाती हूँ। सुनिए, जरा ये चॉकलेट वाले गोलगप्पे खिलाना कैसे दिए हैं? जी, 2 चॉकलेट गोलगप्पों के साथ 2 स्ट्रॉबेरी या कैंडी वाले गोलगप्पे फ्री। आंटी मुझे दोनों गोलगप्पे खिला दो और मुझे 1 प्लेट तीखे गोलगप्पे बनाकर खिला दो। मोहना दोनों को उनके मनपसंद गोलगप्पे बनाकर खिला देती है, जिसके बाद दिया कहती है, वाह आंटी, ऐसे चॉकलेट गोलगप्पे तो मैंने कहीं नहीं खाए ना ही कहीं देखे हैं। अच्छा, तुम्हें पसंद आया ना? ये लो, मेरी तरफ से 1 और फ्री। और जब मन करे तब आ जाना ये वाले गोलगप्पे खाने और अपनी फ्रेंड्स को भी खिलाना। ठीक है आंटी। इस तरह से दोनों माँ बेटी गोलगप्पे खाकर चली जाती हैं। तभी सिमोना नाम की एक लड़की मोहना के पास आती है। आंटी, मैंने आपके गोलगप्पे के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी जरा चॉकलेट गोलगप्पे खिलाइए ना। हाँ, ये लो खाओ, लेकिन मैं तुम्हें और चॉकलेट वाले गोलगप्पे फ्री में दूंगी। उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम आंटी? चॉकलेट गोलगप्पे स्पेशली मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाए हैं, तो तुम ना छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ। ठीक है आंटी। मोहना सिमोना को भी चॉकलेट गोलगप्पे खिला देती है। खाने के बाद सिमोना अपनी तरह के 5-6 छोटे बच्चों को गोलगप्पे खिलाने लाती है, जिन्हें खाकर वो छोटे बच्चे कहते हैं, अरे वाह, ऐसे गोलगप्पे तो मैंने कभी नहीं खाए। हाँ रश्मि, तू सही कह रही है, मैंने भी इस तरह के गोलगप्पे कभी नहीं खाए। अरे बच्चों, अभी तक तुमने सिर्फ चॉकलेट गोलगप्पे खाए हैं, अब तुम वनीला और कैंडी फ्लॉस वाला गोलगप्पा ट्राई करो। ये लो, खाओ मेरी तरफ से, बिल्कुल फ्री है। अरे वाह आंटी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, ये तो पसंद है। ठीक है आंटी, टाटा। ये कहते ही सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। उन्हें मोहना के हाथ के अलग अलग गोलगप्पे काफी पसंद आते हैं। पर आखिर ये मोहना नाम की औरत कौन थी और क्यों बच्चों को फ्री में ऐसे गोलगप्पे खिला रही थी? क्या इसके पीछे उसकी कोई गहरी साजिश थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को मोहना एक खाली सी गुफा में अपने असली रूप चुड़ैल रूप में घूम रही थी, जहाँ चारों तरफ मशाल जल रही थी। इतना वक्त हो गया, कहाँ है ये बच्चे? जब तक ये छोटे बच्चे आएंगे नहीं, तब तक मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊंगी। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों के मंत्र पढ़कर बड़बड़ाने लगती है कि इतने में वो सभी बच्चे उस गुफा में चुड़ैल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्होंने मोहना के गोलगप्पे खाए थे, लेकिन बच्चों के साथ 2-4 बड़े लोग भी थे जिनकी चुड़ैल को जरूरत नहीं थी। अरे वाह, आखिर मेरा वश इन्हें यहाँ तक ले ही आया। पर ये बूढ़ी औरत क्यों आ गई? ओहो, इन्होंने भी मेरे हाथ के गोलगप्पे खाए थे, शायद इसीलिए यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो इन्हें मरना होगा। ये बोलकर मोहना उन लोगों को मार डालती है। फिर एक हाथ से ऐसा जादू करती है कि वो सभी बच्चे एक जेल में बंद हो जाते हैं और मोहना कहती है, अब जो मैं चाहती हूँ वो होकर ही रहेगा, लेकिन अमावस की रात तक का मुझे इंतजार करना होगा, तभी मैं इन बच्चों की बलि दे पाऊंगी। तब तक के लिए तो इन्हें यही रखना होगा। मुझे बच्चे कम लग रहे हैं, थोड़े और लेकर आ जाती हूँ, तभी तो मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी। अगले दिन बच्चों को होश आता है तो वो मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहे होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ओह, तो तुम सब बच्चे जग गए। अरे अब ये रोना बंद करो, मेरा कान मत खाओ। आप गंदी हो, हमें छोड़ो, जाने दो, हमें मम्मी के पास जाना है। अब तुम कभी अपनी मम्मी पापा से नहीं मिल पाओगे, यही सड़ते रहोगे। ये कहकर चुड़ैल उन बच्चों के मुंह पर पट्टी बांधकर बाजार चली जाती है। अपना भेष बदलकर चुड़ैल और भी बच्चों को गोलगप्पे खिलाकर अपने कैद में ले आती है। धीरे धीरे गांव के बच्चे कम हो जाते हैं। उनके माँ बाप रोने लगते हैं।
अमावस की रात आ जाती है। चुड़ैल एक बहुत बड़ी विधि करती है जिसमें अब उसे बच्चों की आहुति देनी होती है, लेकिन इससे पहले उसे एक भयानक नृत्य करना होता है जिसे वो अपने इष्ट असुर को खुश कर सके। जय महाकाल असुर की। महाकाल, मेरा ये नृत्य आप पर न्यौछावर है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। धूमतना धूमतना धूमतान धूमतान। इस तरह असुर को खुश करने के लिए वो नृत्य करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बेचारी माँ अपने बच्चे का शोर लिए तांत्रिक बुढ़िया के पास आती है और उससे कहती है, अम्मा, आप पर तो दैविक शक्ति है ना, तो पता करने की कोशिश कीजिए ना, हमारे बच्चे कहाँ गायब हुए हैं। बेटा, वो मुझ पर पहले थी, अब नहीं है, लेकिन मैं हक से कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ किसी बुरी आत्मा को महसूस किया है। वही बच्चों को लेकर गई है। पर क्यों अम्मा जी, सारी बच्चों को वो क्यों लेकर गई है? देखो, मेरे पास एक किताब है। इस किताब में लिखा है कि एक अलग प्रकार की चुड़ैल होती है जो 10-12 बच्चों का समूह बनाकर अपनी देवता को बलि चढ़ाती है ताकि वो शक्तिशाली हो सके। मुझे लगता है ये वही है। अगर हमने इसकी इस विधि को तोड़ दिया तो उसी में इसकी जान चली जाएगी और हमारे बच्चे वापस लौट आएंगे। तो देर किस बात की है अम्मा, पता लगाइए ना वो कहाँ है इस वक्त। हम चलते हैं उसकी विधि भंग करने। ये पता करने के लिए मुझे 2 मिनट दो। बुढ़िया आंख बंद करके उस जगह का पता लगाती है तो उसे हल्की हल्की गुफाएं और रोते हुए बच्चों का चेहरा नजर आता है। मुझे उस जगह का पता चल गया है। जल्दी से सब उस नीली चोटी वाली पहाड़ी पर चलो, और हाँ, गंगा जल जरूर लेना। ठीक है अम्मा। वो बुढ़िया गांव के आधे लोगों को लेकर उस गुफा में पहुंच जाती है। चुड़ैल बच्चों की बलि दे ही रही थी कि इतने में बुढ़िया उस पर गंगा जल छिड़क कर कहती है, पापी चुड़ैल, आखिर बच्चों को कैद करके तुझे क्या मिल रहा था? अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थी ना तू? ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मेरी विधि को भंग क्यों किया? माँ अपने बच्चे को पाने के लिए किसी भी हद तक पहुँच सकती है। तूने मेरा सारा काम खराब कर दिया बुढ़िया। अब तुझे मैं मार डालूंगी। तूने मेरी बरसों की मेहनत खराब कर दी। ये बोलते ही चुड़ैल उस बुढ़िया को मारने जा रही थी कि उसकी विधि वाले चक्र में से जमीन से बहुत ही भयानक जानवर बाहर निकलता है जो चुड़ैल को कहता है, तूने मुझसे बच्चों की बलि देने का वादा किया था, इसलिए मैंने तुझे आदि शक्ति पहले दे दी थी, लेकिन तूने मेरी बात को टाल दिया, जिसके लिए अब तुझे अपनी जान देनी होगी। असुर महाराज, माफ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। ये बोलते ही वो शैतान उस चुड़ैल को निगल जाता है, जिसके बाद वहां से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सभी बच्चे अपनी माँ के गले लगते हैं और उस बुढ़िया का सब धन्यवाद करते हैं। पुलिस स्टेशन में चुड़ैल का साया। साहब, आपको घर नहीं जाना है क्या? देखिए, रात के 10 बज गए हैं। रात के समय इस पुलिस स्टेशन में रुकना खतरे से खाली नहीं है। सुबह मैंने गांव वालों से भी इस पुलिस स्टेशन को लेकर कुछ अजीब चर्चा सुनी थी। तुम भी बेहद डरे हुए लग रहे हो। क्या बात है इंस्पेक्टर मोहित? अरे सर जी, इस पुलिस स्टेशन पर कुछ सालों से एक चुड़ैल का साया मंडरा रहा है। एक पुलिस वाले होकर तुम इन दकियानूसी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? क्या तुमने उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा? नहीं ना? साहब, कभी कभी जो आंखों से नहीं दिखता वो भी सच होता है। बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। मोहित के जाने के बाद फिर पुलिस स्टेशन में एसीपी अभिमन्यु के सिवा और कोई ना था। आधी रात सारा काम खत्म करते हुए थक कर कहता है, सारी फाइलों का काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। अभिमन्यु जैसे ही आंखें बंद करता है, पुलिस स्टेशन के चारों ओर एक औरत के रोने की आवाज जोर शोर से गूंजने लगती है, जिस कारण अभिमन्यु की नींद टूट जाती है और वो कहता है, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? कौन है? सामने आओ, मैं भी तो देखूं आखिर चुड़ैल बनकर कौन इंसान लोगों को डराकर बांद्रा पुलिस स्टेशन का नाम खराब कर रहा है। फिर चुड़ैल उसके सामने आकर कहती है, तू मुझे देखना चाहता था ना, ले मैं आ गई। मतलब कि इंस्पेक्टर मोहित सच कह रहा था।
जो भी रात के समय पुलिस स्टेशन में रुकता है मैं उसका एनकाउंटर कर देती हूँ। चुड़ैल पुलिस को मौत के घाट उतार कर गायब हो जाती है। ऐसे ही लगातार चुड़ैल हर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौत का तांडव करती है, जिसे देखते हुए गांव के लोग बांद्रा पुलिस स्टेशन को भूतिया घोषित करके उस पर ताला लगा देते हैं। तकरीबन 2 साल के बाद सिद्धार्थ नाम के एक पुलिस वाले की पोस्टिंग बांद्रा पुलिस स्टेशन में होती है, जहां वो कहता है, साहब खैरियत चाहते हो तो लौट जाइए इस पुलिस स्टेशन से। इस पुलिस स्टेशन पर एक बड़ी खतरनाक चुड़ैल का साया है। आप शायद इंस्पेक्टर मोहित हैं, राइट? नहीं, अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा, क्योंकि मुझे पुलिस की नौकरी से ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मोहित के लाख समझाने पर भी सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन का ताला खोल देता है। फिर दरवाजा खोलने के साथ उसके अंदर से सैकड़ों चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकलते हैं और मोहित कहता है, साहब अब तो समझ जाइए, ये चमगादड़ की टोली वहीं अपना बसेरा बनाते हैं जहां किसी खौफनाक चुड़ैल या बुरी शक्ति का साया हो। ये पुलिस की वर्दी आपकी जान ले लेगी सर। पुलिस की खाकी वर्दी एक पुलिस वाले की शान और गौरव होती है, उसकी जान की दुश्मन नहीं। अगर पुलिस वाले डरने लगे तो जनता को कौन संभालेगा? सिद्धार्थ सालों से बंद पड़े पुलिस स्टेशन को अकेले साफ सुथरा करने लगता है। ऐसा करते उसको काफी रात हो जाती है। तभी पुलिस स्टेशन की सभी बत्तियां जलने और बुझने लगती हैं, जिसे देखकर वो कहता है, ये अचानक से लाइट्स को क्या हो गया है? लगता है सालों बंद रहने की वजह से तकनीकी खराबी आ गई है। फिर पुलिस स्टेशन के चारों ओर चुड़ैल के रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है? सिद्धार्थ के टोकते ही आवाज बंद हो जाती है। तभी एक घूंघट में लिपटी औरत पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखकर घबराते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। कौन गुंडे? घबराओ नहीं बहन, इस पुलिस वाले के होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है और पुलिस की वर्दी में सिद्धार्थ के चेहरे को देखकर खून के आंसू रोते हुए कहती है, मेरा भाई। सिद्धार्थ चुड़ैल को देखकर डरते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम एक चुड़ैल हो। फिर चुड़ैल अपने हाथों का कंगन खनकाने लगती है, जिसे देख इंस्पेक्टर सिद्धार्थ कहता है, कंगना दीदी आप इस हालत में? इसका मतलब इस पुलिस स्टेशन पर चुड़ैल का मंडराता साया आपका है? हाँ मेरे भाई, वो चुड़ैल मैं ही हूँ जो पुलिस स्टेशन के पुलिस को मार रही हूँ। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? और आप अचानक से लापता कैसे हो गई थी? सब कुछ बताऊंगी भैया। कंगना अपने माता पिता और छोटे भाई सिद्धार्थ के साथ मायापुरी गांव में रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। उसका रूप इसका दुश्मन बन बैठा था। गांव के बाहर कुछ गुंडे उसे रोजाना परेशान करते थे। आज भी वह कंगना के साथ छिड़कानी करते हुए कहते हैं, मेरी जान कहाँ जा रही है? हमें भी अपने साथ ले चल। दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। काश मैं ये खुश नसीब दुपट्टा होता जो तेरे सीने से लिपट कर चलता। उफ, ये जालिम अदाएं। कंगना उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चल पड़ती है। ये उसके लिए अब रोज की बात हो गई थी, जिसे परेशान होकर वह बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब मुझे कंप्लेंट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी धुन में मगन था। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? कब से मैं आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। कुंडी मत खड़काओ रानी, सीधा अंदर आओ रानी। ए दांडे, जल्दी से मेरे लिए एक स्पेशल कड़क चाय मलाई मार के ला। अभी लाया साहब। आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। आपको सिर्फ खाना पीना और गाना नजर आ रहा है। मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। क्यों रे छोकरिया, तू एसपी राठौर विक्रम को तेवर दिखा रही है? जा, नहीं लिखता तेरी कंप्लेंट। गुंडों से परेशान कंगना कई दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और एक दिन कॉलेज खत्म करके सुनसान सड़क से वो गुजर रही थी, तो वह इंस्पेक्टर विक्रम और बाकी दोनों गुंडे उसे घेर कर कहते हैं, क्या रे, तू हमारी कंप्लेंट लिखवाने आई थी?
अरे राका संभल कर, बड़ी तीखी मिर्ची है, बड़ी तेज लगेगी। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हारे इंस्पेक्टर होने पर थू है। क्या कहा तूने? अभी रुक, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। तीनों जालिमों की तरह उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और अंत में जिंदगी से हार कर उसकी गन निकाल कर खुद को वो शूट कर लेती है और कहती है, जा रही हूं मैं, लेकिन लौट कर आऊंगी और इस पुलिस स्टेशन का नामो निशान मिटाकर रख दूंगी। और फिर उन तीनों जालिमों ने खुद को बचाने के लिए मेरी लाश को इस पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल में दफना दिया। उस पुलिस वाले ने, उस घटिया हरकत ने पुलिस का नाम शर्मसार कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, उसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया था, पर वह दोनों गुंडे अभी भी खुले आम घूम रहे हैं। तुम्हारी कसम दीदी, अब उनमें से कोई नहीं बचेगा। जब तक मैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा दिलाकर सलाखों के पीछे नहीं धकेल देता, चैन से नहीं बैठूंगा। बहन की मौत का बदला लेने के लिए और उसे इंसाफ दिलाने के लिए इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जी जान से उन गुंडों को ढूंढता है और अंत में उन्हें दबोच कर पुलिस स्टेशन ले आता है और कहता है, हमारा कानून अंधा है दीदी, वो सबूतों के बल पर ही फैसला सुनाती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनहगार बच निकलें। जाओ, इन दोनों जालिमों को अपने हाथ से मारकर अपनी मौत का बदला ले लो। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम वादा करते हैं हम सुधर जाएंगे और आगे से हम सभी औरतों को अपनी माँ और बहन ही समझेंगे। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और अपनी दर्दनाक मौत याद करते हुए उन्हें मार डालती है और कहती है, भैया, मेरा बदला पूरा हो गया। मेरी लाश को पुलिस स्टेशन के पीछे वाले जंगल से निकाल कर उसका क्रियाकर्म कर देना, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। सिद्धार्थ अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमेशा के लिए चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है। चुड़ैल की कंप्यूटर क्लास। कैलाश, तुम्हारा कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट हो गया है। कुछ देर बाद मेरे कैबिन में आकर मुझसे अपना सर्टिफिकेट ले जाना। इतना कहकर टीचर अपने केबिन में जाकर बैठ जाती है और कुछ ही देर बाद कैलाश भी अपना फाइनल सर्टिफिकेट लेने के लिए अपनी टीचर के केबिन में पहुंच जाता है, जिसके बाद उसकी टीचर उससे कहती है, कैलाश, तुमने बहुत अच्छी तरह अपना कंप्यूटर का कोर्स पूरा किया है और तुम पूरी क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड्स लेकर आए हो। ये लो तुम्हारा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। इतना कहकर टीचर कैलाश को सर्टिफिकेट देने लगती है। जैसे ही कैलाश अपना सर्टिफिकेट पकड़ता है, टीचर की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और उसका रंग हरा हो जाता है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके बाद वो कैलाश से कहती है, कैलाश, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लेने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। जो मेरे साथ हुआ, अब मैं वो तुम्हारे साथ करूंगी। अपनी चुड़ैल टीचर को देखकर कैलाश डर के मारे थर थर कांपने लगता है, जिसके बाद कैलाश अपनी चुड़ैल टीचर से कहता है, चुड़ैल, हे भगवान, तुम तो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल हो। इसलिए तो अब मैं तुझे मारने वाली हूँ, क्योंकि तूने क्लास में टॉप किया है। अरे चुड़ैल टीचर जी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? अरे जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? इससे तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? सुकून मिलेगा। मुझे तुम्हें मारकर बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। जब मैं किसी को अपनी तरह तड़पते हुए देखती हूँ तो मेरी आत्मा को बहुत आराम मिलता है। इतना कहकर चुड़ैल कैलाश को पकड़ती है और उसे मार देती है, जिसके बाद वो कैलाश के शरीर को सीधा अपने मुंह में निकल जाती है और चुपचाप वापस से अपनी सीट पर बैठ जाती है। जिसके बाद वो दोबारा से अपने टीचर वाले रूप में आ जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। आखिर मैंने इसे भी मार दिया। ऐसे ही मैं धीरे धीरे जो भी इस क्लास के कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करेगा, मैं उसे मारती जाऊंगी। आखिर मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, मुझे भी बेरहमी से मारा गया था। क्या दिन थे वो जब मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया करती थी। एक दिन मैं जब क्लास में पहली बार आई तो सभी ने मुझे देखकर कहा था, अरे क्या बात है, ये काली कलूटी बैंगन लूटी हमारी कंप्यूटर क्लास में क्या करने आई है? अरे ये तो एक काला मगरमच्छ है, ऊपर से इसके चेहरे पर कितने सारे पिंपल्स भी हैं। छी, मुझे तो इसे देखकर उल्टियां आ रही हैं। अबे यार देख, उल्टी आ रही है तो इसी के मुंह पर कर दियो, क्या पता तेरी उल्टी से इसका मुंह साफ हो जाए। सभी लोग मेरे ऊपर बहुत ही बुरी तरह हंस रहे थे। किसी को भी मैं अपनी क्लास में पसंद नहीं थी
अगर मैं सुंदर नहीं थी तो इसमें मेरी क्या गलती थी? और ये तो कुछ भी नहीं था। सबसे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ तब हुआ जब मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला था। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। इस क्लास का हर एक बच्चा कंप्यूटर के कोर्स में पास है, लेकिन जिसने पूरी क्लास में टॉप किया है उसका नाम है मोहिनी। मोहिनी, तुम पूरी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लेकर आई हो, इसलिए तुम्हें फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। अपने बारे में यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, जिसके बाद मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने टीचर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मेरी खुशी मेरी क्लास के बच्चों से देखी नहीं गई, जिसके बाद उन्होंने आपस में प्लान बनाया। अबे यार, ये कैसे हो सकता है? ये भद्दी सी लड़की हम सबको पीछे छोड़कर कैसे जा सकती है? अगर इसको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। अगर ये मर गई तो इसका फर्स्ट प्राइज किसी और को मिल जाएगा। जैसे ही टीचर इसको सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद ये हम सभी को भाषण देने के लिए माइक के पास जरूर जाएगी। मैं उसी वक्त माइक में करंट की वायर अटैच कर दूंगा, जिसके बाद इसे एक जोरदार झटका लगेगा और वो मर जाएगी। क्या प्लान बनाया है भाई तूने? चल अब इस मोहिनी की बच्ची का काम तमाम करते हैं। उन तीनों ने मिलकर माइक पर बिजली के तार अटैच कर दिए थे, जिसमें बहुत ही ज्यादा हैवी करंट था। जैसे ही सर्टिफिकेट लेकर मैं माइक को पकड़ने लगी, वैसे ही मुझे एक बहुत जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से मैं वहीं मर गई। मेरे मरने के बाद किसी ने भी मेरी डेड बॉडी को नहीं छुआ, क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी। बेचारे माँ बाप ने मेरा अंतिम संस्कार किया और मेरे मरने के बाद फर्स्ट प्राइज राकेश को दे दिया गया। देखो बच्चों, मोहिनी क्लास में फर्स्ट थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं बची। मोहिनी के बाद अच्छे नंबर राकेश लेकर आया था, इसलिए ये फर्स्ट अवार्ड और सर्टिफिकेट राकेश को दिया जाता है। ये लो राकेश, तुम्हारा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। शुक्रिया सर। आखिर जो जिसका हकदार होता है वही उसे पाता है। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन चुकी थी, जिसके बाद ये सब क्लास की खिड़की से झांक कर देख रही थी। मैं कंप्यूटर सीखकर बहुत कुछ करना चाहती थी। अपने गरीब परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, और जो बच्चे गरीब थे उन्हें फ्री में कंप्यूटर सिखाना चाहती थी। लेकिन मेरे साथ साथ मेरे सभी सपने भी मर गए। लेकिन अब और नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब जो भी कंप्यूटर में अच्छे नंबर लेकर आएगा, मैं उन सबको मार दूंगी। अगला नंबर ब्रिजेश का है। इतना सोचकर चुड़ैल वहां से उठती है और बाहर जाकर ब्रजेश नाम के स्टूडेंट को अपने केबिन में बुलाती है, जिसके बाद वो कैलाश की तरह उसे भी मार देती है। ऐसे ही जो भी अच्छे नंबर लेकर आता, चुड़ैल उसे मार देती है। धीरे धीरे गांव के बच्चों की संख्या कम होने लगती है, जिसकी वजह किसी को पता नहीं होती। कई दिनों से मेरा ब्रिजेश गायब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा बेटा आखिर गया तो गया कहाँ? मेरा बेटा कैलाश तो तुम्हारे बेटे से पहले से ही गायब है। पुलिस कंप्लेन लिखवा दी थी, लेकिन मेरे बेटे का कोई अता पता नहीं। पता नहीं धरती खा गई या आसमान निकल गया। आखिर हमारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? जब से इस गांव के बच्चों ने कंप्यूटर क्लास में जाना शुरू किया है, तब से ही बच्चे धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। मुझे तो उस टीचर पर ही कुछ शक होता है। शिल्पा की बातें सुनने के बाद गांव की सभी औरतें उसकी बातों के ऊपर विश्वास करने लगती हैं, जिसके बाद एक रोज गांव की सभी औरतें इकट्ठा होकर टीचर से मिलने के लिए जाती हैं। लेकिन मिलने से पहले वो सभी औरतें क्लास की खिड़की से झांकने लगती हैं, जिसके बाद वो टीचर को अचानक से चुड़ैल के रूप में आते हुए देखती हैं, जो उनके बच्चों को मार रही होती है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल निकली। इसका मतलब यही हमारे बच्चों को खा रही थी इतने दिनों से। अब हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं? चुड़ैल तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसके लिए हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। पास ही में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, चलो उनके पास चलकर मदद मांगते हैं। वो तीनों तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं और उन्हें गांव के अंदर हो रही पूरी घटना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और चुड़ैल टीचर के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल टीचर से कहता है, दुष्ट चुड़ैल, मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तेरे साथ जो हुआ तो वही इन मासूम बच्चों के साथ दोहरा रही है। मेरी बात मान जा और चली जा यहाँ से, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुझे क्या लगा मैं तेरी इन फालतू की धमकियों से डर जाऊंगी और यहाँ से दुम दबाकर भाग जाऊंगी? हाँ चुड़ैल, तुझे यहाँ से जाना ही होगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। उसी प्रकार मैं तुझे यहाँ से भगा कर ही रहूंगा। अब देख तू मेरा कमाल। इतना कहते ही तांत्रिक बाबा अपने झोले से एक कांच की शीशी और जादुई छड़ी निकालता है, जिसके बाद वो एक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम भट भट स्वाहा, ओम भट भट स्वाहा।
तांत्रिक के मंत्र के उपचार से चुड़ैल धीरे धीरे कांच की बोतल में समा जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उस बोतल का ढक्कन लगाता है और अपने साथ उसे ले जाता है, जिसके बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भूतिया पैसेंजर्स। रात के 1 बजे कुलधरा स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन के रुकते ही काफी सारे भूतिया पैसेंजर्स उस पर धक्का मुक्की करते हुए अपने सामान लेकर चढ़ जाते हैं। ये भयानक नजारा देखकर आप डर गए ना? दरअसल माना जाता है कि ये स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है। कुछ साल पहले लोगों ने यहाँ भूतिया गतिविधियों को महसूस किया था। कुछ हादसे भी हुए जिसके चलते सरकार ने इस स्टेशन को बैन कर दिया है। तभी से ये स्टेशन बंद पड़ा है। पर आखिर ये भूतिया स्टेशन कैसे बना, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात 11:35 पर साहिल और गौरव, ट्रेन को चलाने वाले ड्राइवर की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। साथ ही वह नए नए इस नौकरी में लगे थे। तभी दोनों कहते हैं, अरे गौरव, तूने सुना है इससे आगे वाले स्टेशन पर 2 कट हैं। इसमें से जो एक कुलधरा स्टेशन है वो बंद है। हाँ सुना तो है मैंने भी, लेकिन तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम दोनों की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तो हम इस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। अरे तू पागल है क्या? वहाँ भूतों का चक्कर है, अगर कुछ हुआ तो? अरे डरने वाली क्या बात है, हम ट्रेन के अंदर रहेंगे, भूत आएंगे भी तो हम तेजी से ट्रेन चलाकर निकल लेंगे। पर फिर भी यार, अगर वो स्टेशन बंद है तो कुछ सोच समझ कर बंद होगा ना, जरूरत क्या है जाने की? गौरव, बुज़दिल जैसी बातें करना बंद कर। कितना डरता है तू? और इतना तो राइट है हमारा कि ट्रेन को उधर लेकर जा सके, किसी को पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, तू इतना कहता है तो चल। ये बोलकर दोनों खाली ट्रेन में बैठते हैं और अपनी ट्रेन को उस भूतिया कुलधरा स्टेशन पर ले जाते हैं। ट्रेन जैसे ही वहाँ पहुँचती है, ट्रेन में बैठे हुए देखते हैं कि ये स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान और बंजर है, जहाँ जाले लगे हुए थे। ये देखकर गौरव डर जाता है। अभी यार इस स्टेशन पर तो परिंदे ने भी पर नहीं मारा होगा इतने टाइम से। देख कैसे जाले लगे पड़े हैं, मुझे तो हॉरर वाइब्स अभी से आ रही हैं। तू फट्टू है और फट्टू वाली ही बात करेगा। डेयरिंग वाली बात करता तो ऐसे नहीं बोलता। हाँ ठीक है। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी भर कर लाता हूँ इस बोतल में। अच्छा तू कुछ खाएगा क्या? अभी तो पागल है क्या? ये स्टेशन कब से बंद है? कौन तुझे यहाँ पकौड़े तलकर रात में देगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी उनके ट्रेन की आवाज से आसपास के भूत उस ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ भी इस तरह भटकते हैं और 2 भूत तो हाथ आगे करते हुए उनके ट्रेन के आगे की पटरी से आते हैं। मार डालेंगे हम तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं। क्यों आए हो यहाँ? अब आए हो तो बचोगे भी नहीं। बहुत सालों बाद आज कुछ इंसानी मांस खाने को मिलेगा। साली यहाँ तो भूतों का मेला लग गया है। कुछ भूत इधर से आ रहे हैं तो कुछ उधर से आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से ट्रेन को भगा। हाँ चालू करता हूँ, अब तो मेरी भी फट रही है। दोनों घबराए हुए थे कि उनके डिब्बे में आंख मलते हुए टीटी आता है और कहता है, अरे सर, ट्रेन चल गई है तो बता दो, मैं लोगों के टिकट काट के आता हूँ। अरे ढंग से अपनी आंखें खोलकर देख, यहाँ लोग नहीं भूत हैं, और जब तक तू भूतों की टिकट काटेगा वही तुझे काट डालेंगे। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं चाय लाता हूँ। अरे ये टीटी पागल हो गया है क्या? इसे बाहर जाने से रोक गौरव, और इसकी आंखों पर पानी डाल, मैं ट्रेन को बढ़ाता हूँ। जैसे ही साहिल ट्रेन स्टार्ट करता है, उसकी आवाज से सारे भूतिया पैसेंजर्स अपना अपना सामान लेकर उस ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं और टीटी को पकड़कर मार डालते हैं। बाप रे बाप, मार डाला, अब क्या होगा? टीटी तो मर गया और ये भूत अंदर भी आते जा रहे हैं। क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डर मत, ट्रेन स्टार्ट हो गई है। जैसे ही हम दूसरे स्टेशन पहुंचेंगे, क्या पता ये भूत भाग जाएं। एक तरफ दोनों ट्रेन चलाकर आगे लाए ही थे कि झटके से उनकी ट्रेन रुक जाती है। दोनों गिर पड़ते हैं। तभी ट्रेन अपने आप ही उल्टी चलने लगती है और सारे भूतिया पैसेंजर्स काफी तादाद में दोनों के करीब आते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अगले दिन ट्रेन और गौरव साहिल के गायब होने से हर जगह बात फैल जाती है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि दोनों की मौत कुलधरा भूतिया स्टेशन पर जाने से हुई है। इस बात के लिए सरकारी अफसर ट्रेन के मालिक धर्म सिंह को कहते हैं, धर्म सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी ट्रेन एक ऐसी जगह पर चली गई जो काफी टाइम से बंद है, बैन है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कैसे हुआ ये सब? सर मुझे नहीं पता कैसे हुआ,
वो दोनों अभी नए थे, इसलिए शायद वहां चले गए। आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या तुम ऐसा कोई सच जानते हो? देखो, मुझसे छुपाओ मत, जो भी है बता दो। आखिर उस भूतिया स्टेशन पर भूतिया पैसेंजर की क्या सच्चाई है? सर, वो मैं बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। ये ट्रेन पटना से होते हुए कुलधरा स्टेशन आई थी, जिसमें काफी यात्री सफर कर रहे थे। इसी बीच मौसम का रुख ऐसा बदला कि तेज आंधी तूफान से ये ट्रेन बीच में एक स्टेशन पर रुकी। बारिश बंद होने पर जब ये ट्रेन दोबारा आगे चली तो कुलधरा स्टेशन आ गया था। कुछ यात्री यहाँ पर उतरे तो कुछ चढ़े, और जैसे ही दोबारा ये ट्रेन चालू होती है तो बारिश के पानी की वजह से ट्रेन की पटरी या हर लोहे की चीज में करंट आने लग गया, और ज्यादा कोशिश करने पर ट्रेन के वायर में आग लग गई। धीरे धीरे आग बढ़ती गई। जब तक लोग आकर बचा पाते तब तक ये ट्रेन जलकर भस्म हो चुकी थी। मामला ठंडा होने के बाद जब ये ट्रेन दोबारा चालू हुई तो इस हादसे में मरे हुए यात्री बाकी लोगों को, बाकी पैसेंजर्स को मारने लग गए। बार बार ऐसा हादसा होने पर सरकार ने स्टेशन को हमेशा के लिए बैन कर दिया। बस सर, यही कहानी थी, लेकिन बहुत डरावनी है। रात को तो स्टेशन पर आना भी पाप है। कुछ आया भी करते थे तो भूतिया पैसेंजर उन्हें कच्चा खा जाया करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। तो क्या अब ये स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बनकर रह जाएगा? क्या उन भूतिया पैसेंजर्स को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? सर, मैंने सोचा है, आखिर ये भी तो मासूम लोग थे, इनकी क्या ही गलती थी। इनके घर वाले कितने दुखी होंगे। इसलिए मैंने इनकी मुक्ति के लिए एक महापंडित से पूछा है। उन्होंने मुझे स्टेशन पर 51 ब्राह्मणों से महायज्ञ करवाने को बताया है। उस महायज्ञ में इन सभी पैसेंजर्स की मुक्ति की पूजा होगी। धर्म सिंह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने इतने लोगों के बारे में सोचा तो कब है ये? मैं भी आ जाऊंगा। अगले हफ्ते सर। कुछ दिन बाद धर्म सिंह कुलधरा स्टेशन पर अच्छे मुहूर्त को देखकर 51 महापंडितों से मृत व्यक्तियों की मुक्ति के लिए महायज्ञ करवाता है, जिसके बाद दान दक्षिणा करने के बाद वो स्टेशन भूतिया पैसेंजर से मुक्त हो जाता है। लेकिन माना जाता है महायज्ञ के बाद भी स्टेशन पर आत्माएं भटकती हैं। आज भी लोग उस स्टेशन से सफर करने से कतराते हैं। 3 जादुई सोने की लंबी मूंछ वाले भाई। किशनगढ़ गांव का मुखिया था लखपत सिंह, जिसने संपूर्ण गांव पर अजीबोगरीब परंपरा का प्रचलन किया हुआ था। गांव के मैदान में लोगों की भीड़ है, जहां गांव का मुखिया लखपत कहता है, इन तीनों भाइयों को तो जनानियों में जन्म लेना चाहिए था। अरे जिनकी मूंछ ही नहीं वो काहे के मर्द। फिर जिसकी मूंछें होती हैं वो धनी होता है, मूंछों के न होने से ही भिखारी है। मुखिया जी, ऐसा किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा। एक पुरुष के बल और संपत्ति का उसके मूंछों से क्या लेना देना? जैसे औरत की शोभा साड़ी से, वैसे ही मर्दों की शोभा मूंछ और दाढ़ी से होती है। बरखुरदार, मर्दों की लंबी मूंछें होनी रईसी का प्रतीक है। मुझे ही देख लो। मूंछें न होने के कारण गांव के मुखिया और लोग उनकी खूब खिल्ली उड़ाते हैं, जिसे देखकर तीनों भाई दुखी होकर घर चले आते हैं, जहां उनका पिता सतेंद्र कहता है, न जाने किस मनहूस घड़ी में तुम 3 कपूत मेरे नसीब में पड़ गए। तुम्हारी मूंछें न होने की वजह से गांव के लोगों में मेरा सिर नीचा हो गया है। पिता के मुंह से कड़वी ताने भरी बात सुनकर तीनों भाई हताश होकर एक साथ खेत पर काम करने चले जाते हैं। कुछ घंटों के बाद सुबह की हल्की धूप दोपहर की ज्वालामुखी की उबलती गर्मी में बदल जाती है। दोपहर की तपती गर्मी से खुद को बचाने के लिए तीनों एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठकर बातें करते हुए कहते हैं, पुरुष कहलाने के लिए मूंछों का होना ही सब कुछ है क्या? मूंछों की कमी ने हम तीनों भाइयों को पूरे गांव के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। एक मूंछों की कमी के कारण हम तीनों भाइयों की शादी हो ही नहीं पा रही है। न हम पिताजी को फूटी आंख भा पाते हैं। काश कि हमारी भी मूंछें होती। तीनों भाई मूंछों के न होने से बेहद हताश निराश हो चुके थे, जिस कारण उनकी आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और पेड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के झोंके से तीनों को आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो तीनों के चेहरे पर लंबी काली मूछें नजर आती हैं। फिर तीनों भाई खुश होकर एक दूसरे से कहते हैं, यह तो चमत्कार हो गया। अचानक हम तीनों भाइयों के चेहरे पर लंबी काली मूछें कहां से आ गई? अब औरों की तरह हमारी भी मूछें हैं। पर ये हुआ कैसे? रघुवीर के कहते ही सुंदर सी औरत की आत्मा पेट से बाहर निकलकर उनसे कहती है, तुम्हारी मूछें मेरी वजह से आई है। तुम कौन हो? मेरा नाम मायावी है। मैं जादुई औरत हूँ। क्या हमारी मूछों का आविष्कार तुमने किया है? हाँ,
पिछले 25 वर्षों से मैं इस पेड़ में कैद थी, पर आज मैं इस वृक्ष से मुक्त हो चुकी हूँ। पर आखिर कैसे? जब तुम तीनों भाई निराश होकर अपनी मूंछों को लेकर चर्चा कर रहे थे, मैं इस पेड़ के अंदर से सब कुछ सुन पा रही थी। इतने सालों में वैसे तो यहाँ कितने ही मानव आए, पर आज तुम तीनों के अश्रु जैसे ही पेड़ की जड़ में पड़ते हैं, मेरी आत्मा मुक्त हो गई, क्योंकि तुम तीनों नेक दिल वाले भले इंसान हो। इसीलिए मैंने तुम्हें ये मूछें दी हैं। ये मूछें साधारण से कई गुना शक्तिशाली हैं। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो अपनी मूछों को हिलाना, और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारी मूछें जरूरत से एकदम लंबी सोने की होकर दोनों हिस्सों से सोने के बिस्किट, सेवर और सोने के बाल की बौछार करने लगेंगे। पर तुम्हारे पास ये तांत्रिक विद्या आई कहाँ से? ये बात कुछ साल पहले की है। मैं इसी गांव में रहती थी, पर बेहद करीब घर से होने के कारण गांव का मुखिया और लोग मुझसे बहुत भेदभाव करते थे। इसीलिए सबको सबक चखाने के लिए मैं तंत्र विद्या सीखने लगी। पर कुछ ही वक्त में उन्हें इसका पता लग गया और उन्होंने मुझे मारकर इस स्थान पर गड्ढा खोद कर दफना दिया था। और फिर कुछ वर्ष में यहाँ ये पेड़ उग गया और मैं उसमें कैद हो गई। तीनों भाई जादुई औरत को शुक्रिया अदा करके गांव चल पड़ते हैं। गांव के सभी लोग उन तीनों की लंबी घनी मूछें देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही तीनों अपने घर पहुंचते हैं तो सुधीर कहता है, पिताजी अब तो खुश हैं? क्यों पिताजी, अब तो हम मूछों में लग रहे हैं ना पुरुष। तुम इन मूछों में पुरुष ही नहीं बल्कि महापुरुष लग रहे हो। पर यह जादू किस जिन्न का है? ये जादू जिन्न का नहीं, एक जनानी का है। एक जादुई औरत ने हमें ये मूछ दी है। हम आपको अपनी मूछों से करिश्मा भी दिखाते हैं। ए मेरी जादुई मूछ, जल्दी से सोने में बदलकर सोने के बिस्किट बरसा। ए मेरी सुनहरी मूछ, मुझे ढेर सारे सोने के जेवर दे और मुझे सोने के बाल दे। अगले ही पल तीनों भाइयों के मूछ जादुई सोने की लंबी मूछ में बदलकर मूछों के दोनों हिस्से सिक्के, जेवर और सोने के बाल बरसाने लगते हैं। ये देखकर सतेंद्र खुश होकर बोलता है, अरे ये मूछें है कि सोने के पेड़ की खजाने की जड़। इतना सारा सोना, वाह! अब तो मैं गांव का मुखिया से भी ज्यादा अमीर होकर अपने जादुई मूछों वाले बेटे की वजह से अपनी मूछों पर ताव दूंगा। तीनों भाई सिर्फ अपनी पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए ही अपनी सुनहरी मूछों का इस्तेमाल करते थे। वक्त बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक रोज सारे गांव वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और सभी कहने लगे, हाय रे, न जाने कौन चोर लुटेरा रात के अंधेरे में हम सभी के घर में घुसकर लूटपाट कर गया। अब तो हम सभी एकदम गरीब हो गए हैं। अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब तो मुखिया जी ही हमारे अन्नदाता हैं। सभी गांव वाले एक साथ मुखिया के बड़े घर में पहुंच जाते हैं, जहां सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और मुखिया माथे पर हाथ रख के बोलता है, न जाने कौन चोर मुझे रातों रात अमीर से फकीर बना गया। सब लुट गया मेरा, सब कुछ लूट ले गए। यहाँ भी चोरी? मुखिया जी, हम बहुत आस लगाकर आपके पास आए थे। ये क्या हमारी मदद करेंगे? ये तो खुद लखपति से रोडपति बन चुके हैं। अब तो जैसे गांव पर अकाल ही पड़ गया है। ये चोर लफंगे लंबी चौड़ी साजिश करके आए थे और सभी के घरों से हाथ साफ कर गए। गांव में हुई चोरी की खबर जैसे ही तीनों जादुई मूछ वाले भाइयों के पास पहुंचती है, वो उनके पास आकर कहते हैं, आप सभी चिंता मत कीजिए, हम तीनों भाइयों के रहते इस गांव पर कभी अकाल या भुखमरी नहीं होगी। अरे तू इतने यकीन से कैसे बक रहा है? कहीं चोर तुम तीनों भाई ही तो नहीं हो? मुखिया जी, अपने शक के दिमागी घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। ये कहते हुए तीनों भाई अपने मूछों को जैसे ही हिलाते हैं, तीनों की काली मूछें जादुई सोने के चमचमाती लंबी मूछों में बदल जाती हैं और मूछों के दोनों छोर से सोने के बिस्किट, जेवर और सोने के बाल की बरसात होने लगती है, जिसे देखकर गीता कहती है, हाय मोरी अम्मा, ये मूछ है कि घोड़े की पूंछ? अचानक इतनी लंबी चौड़ी कैसे हो गई? अरे इनके पास तो एक सुनार से भी ज्यादा सोना है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सोने की खानी बन जाएगी। तीनों भाइयों के जादुई सोने के मूछों से हो रही सोने के सिक्के, बाल और जेवर की बरसात से भरमार लग जाती है, जिसके बाद उनकी मूछें फिर से साधारण हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं, ये सारे सोने के बाल, बिस्किट, जेवर सब आप सभी जरूरतमंद के लिए हैं। आपको भूखा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुखिया जी,
समय के चक्र को घूमते देर नहीं लगती। एक समय पर आप काफी धनी थे, पर आज फर्क सिर्फ ये है कि हम भाई धन संपत्ति के साथ दिल से भी अमीर हैं। आपकी तरह पैसों से अमीर और दिल से गरीब नहीं। उनकी ये बात गांव के मुखिया के मुंह पर तमाचे की तरह लगती है और उनका सिर उनके आगे नीचा हो जाता है।